नमस्कार बच्चों। आज का अपना टॉपिक है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। बच्चों, अपने सिलेबस में एक्चुअल में 1919 और 1935 के अधिनियम है। 1909 का मैंने बता दिया था, बट वो इसलिए क्योंकि 1919 1935 के अधिनियम को आप अगर आपको समझना है तो 1909 के अधिनियम में जो भूमिका बनी थी अंग्रेजों के द्वारा, जो नरम दल गरम दल उनकी जो भूमिका के साथ जो चला आ रहा था विकास, तो वो हम क्रमिक रूप से ही समझ सकते थे। तो आज 1935 का भारत सरकार अधिनियम हम देखते हैं। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों लाया गया, जैसे 1919 क्यों आया, उसकी भी वजह थे, ऐसे इसके भी कारण थे। तो 1927 में एक साइमन कमीशन आया था बच्चों, जिसका सभी भारतीयों ने बहिष्कार किया क्योंकि उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। और वो क्यों आया था कि भारतीयों को स्वशासन देना है या नहीं देना है, क्या वो इस योग्य है कि उन्हें दिया जाए, इसकी रिपोर्ट उन्हें देनी थी, या उन्हें औपनिवेशिक स्वराज ही दिया जाए, उन्हें विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो 1919 के एक्ट में भी ये प्रावधान था कि 10 साल के बाद एक अधिनियम एक कमीशन गठित होगा जो इस बारे में सिफारिश करेगा कि भारतीयों को सत्ता देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। तो ये 2 साल पहले ही आ गया 1927 में। बच्चों, इसी 1927 के साइमन कमीशन के विरोध में जब लाठीचार्ज हो रहा था, पंजाब दिल्ली सब जगह जब इसका विरोध हुआ, तो पंजाब में लाठीचार्ज में हमारे जो नेता थे लाला लाजपत राय, उनकी मृत्यु उसी लाठी चार्ज के दौरान हो गई थी। और जिसका आगे हम देखते भी है कि मेरे शरीर, जिसने उस इंसान के अंतिम शब्द थे कि मेरे शरीर पर पड़ा एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। वो इतना वयोवृद्ध नेता था, उसे दिख रहा था अंग्रेजों का भविष्य कि ये हम पे किस हद तक दमन और अत्याचार कर रहे हैं। तो उनके अंतिम शब्द थे ये लाला लाजपत राय के कि मेरे शरीर पे जितनी लाठियाँ पड़ी हैं, वही लाठियों का प्रहार देखना एक दिन इस ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। और उनके जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सत्य साबित हुआ। उसके बाद यहाँ से जो स्वतंत्रता आंदोलन जो शुरू होता है वो इतने जोर शोर के साथ शुरू होता है, और इतना जो ब्रिटिश के प्रति इतना असंतोष भारतीय जनमानस में यह पैदा होगा कि आगे अब ब्रिटिश के लिए उस सत्ता को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया था, जिसके लिए उसने इतने 200 सालों पहले की योजना बनाई थी। तो अब देखिए, एक तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी जिसने ये कहा कि द्वैध शासन प्रणाली है, जो द्वैध शासन प्रणाली जो लागू की गई थी बच्चों, आपको ध्यान है 1919 के अधिनियम में, उसको असफल मानते हुए उसे समाप्त करने की सिफारिश की। और द्वैध शासन प्रणाली में आपको पता है कोई आधे मंत्रियों के हाथ में सत्ता थी और आधे गवर्नर उसकी काउंसिल के हाथ में। तो जहाँ पे ये सत्ता थी वहाँ एक चीज़ ये थी कि कम से कम कुछ मंत्री थे तो सही, जो हमारे लिए आवाज़ उठाते थे और जो विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी थे। तो उसने तो उस व्यवस्था को ही खारिज करने की सिफारिश कर दी। दूसरी नेहरू रिपोर्ट 1928 की नेहरू रिपोर्ट, बच्चों आप पढ़िएगा बुक में कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे। नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से 1935 का भारत सरकार अधिनियम इसकी एक तरीके से कह सकते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि बना। और फिर जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 में, वो उस पर आधारित जो श्वेत पत्र था वो भी 1935 का अधिनियम को लाने का एक कारण बना था। तो ये नेहरू रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन आपको पढ़ने होंगे, तभी आपको समझ में आएगा इनकी पृष्ठभूमि और ये क्या थी। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में क्या था। एक्चुअल में जो नेहरू रिपोर्ट थी वो पहली बार जब भारतीयों को ये चुनौती दी गई कि ठीक है, अगर आपको हमारी कोई भी संवैधानिक योजना पसंद नहीं आती है तो आप अपना संविधान खुद बनाइए। अंग्रेज प्रतिनिधि ये देखना चाहते थे कि क्या भारतीयों में इतनी योग्यता है क्या कि वो खुद का संविधान भी बना लेंगे। और इसी चुनौती को पूरा करने के लिए नेहरू रिपोर्ट लाई गई थी, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, सचिव ने। और इसमें बहुत सारे 7 सदस्य थे, जिसमें MS राणे, काफ़ी सारे मेंबर्स इसमें थे। इस रिपोर्ट में काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस थी, जैसे औपनिवेशिक स्वराज्य यदि नहीं दिया जाएगा तो पूर्ण स्वराज्य उसकी घोषणा हो जाएगी, और विधानसभा में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की गई, सेना का खर्च कम करने की बातें, बहुत सारी इसमें योजनाएं थी। आप देखिएगा इसकी शर्तें। अब देखिए कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसके आधारित श्वेत पत्र, तो इसे 3 जुलाई 1936 को लागू किया गया 1935 के अधिनियम को। वैसे पूर्ण रूप से चुनावों के बाद 1 अप्रैल 1947 में लागू हुआ। तो उसके प्रावधान क्या थे। तो पहला प्रावधान, मुख्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाए। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का भारत संघ में शामिल होना अनिवार्य नहीं था, वहीं देसी रियासतों का ऐच्छिक था।
ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का भारतीय संघ में शामिल होना अनिवार्य था। वहीं देसी रियासतों के लिए इस प्रावधान को ऐच्छिक किया गया कि आपकी मर्जी है, आप शामिल होए तो होए, नहीं तो नहीं भी, आप अपना अलग से अस्तित्व भी रख सकती हैं। संघ निर्माण हेतु यह आवश्यक शर्त थी कम से कम 50% देसी रियासतें इसमें शामिल हो। दूसरा, संघीय न्यायालय की स्थापना का एक प्रावधान था। इसके अंतर्गत केंद्र और उसकी इकाइयों के आपसी झगड़े के निपटान के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय भारत सरकार का उच्चतम न्यायालय भी नहीं था। इसके विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में भी अपील की जा सकती थी। अभी तक ये भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं था जो संघीय न्यायालय था, इससे भी सुप्रीम था इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल, जहाँ सुप्रीम कोर्ट में कोई वाद आता था उसके विरुद्ध वहाँ अपील की जा सकती थी। संघीय न्यायालय को 1935 के अधिनियम की व्यवस्था का भी 1935 का अधिनियम की व्याख्या का भी अधिकार होगा। इस एक्ट में भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना की गई। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई जो पहले प्रांतों में था। संघीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित हस्तांतरित में बांटा गया। संरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल कुल पार्षदों की सहायता से करेगा, जबकि हस्तांतरित विषयों के मंत्री विधानमंडल के सदस्य बनाए गए थे। अब केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के 2 सदन होंगे, संघीय सभा, राज्य परिषद। संघीय सभा फेडरल असेंबली निम्न सदन था, 375 के सदस्य थे। 250 सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया जाना था, जबकि 150 सदस्य देशी रियासतों द्वारा मनोनीत होने थे। दूसरी थी काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद। यह उच्च सदन था जिसमें 260 सदस्य थे, जिसमें से 150 प्रांतों से निर्वाचित और 6 वायसराय द्वारा मनोनीत और 104 देशी रियासतों द्वारा मनोनीत होने थे। यह कभी भंग नहीं होती थी। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, जिससे प्रांतों में सुरक्षित और हस्तांतरित विषयों का अंतर समाप्त हो गया तथा सभी विभागों को प्रशासन भारतीय मंत्री को सौंप दिया गया। देखो बहुत अच्छी चीज़ क्या हुई 1935 के एक्ट में, जो द्वैध शासन प्रांतों में लागू था, बच्चों ध्यान रखो, उस द्वैध शासन को प्रांतों में से समाप्त कर दिया गया है ना। और उसमें केवल जो सुरक्षित और हस्तांतरित विषय थे उनका अंतर समाप्त हो गया। अब सभी विभागों का प्रशासन भारतीय मंत्री करेंगे जो विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। लेकिन इसके विपरीत अब क्या कर दिया, द्वैध शासन कहाँ लागू कर दिया, केंद्र में। अब केंद्रीय विषयों को सेम प्रांतों की व्यवस्था पे संरक्षित और हस्तांतरित में बांट दिया गया। ठीक है। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों को 2 सदनीय बनाया गया। अब प्रांतों में भी 2 सदन हो गए, 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदन, जो अभी भी चल रही है। अपने 7 राज्य अभी भी अपने ऐसे है कि जिसमें कर्नाटका है और महाराष्ट्र है, कुछ राज्य है, जम्मू है, जिसमें अभी भी द्विसदनीय व्यवस्था अभी भी चल रही है। हमारे आधुनिक भारत में अभी की भी बात है ये। हमारे राजस्थान में भी प्रस्ताव आया हुआ है द्विसदनीय विधानमंडल, अभी तक वो पारित नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ 2/3 मेंबर्स हैं, उनकी जो स्वीकृति आवश्यक होती है तभी वो सदन द्विसदनीय बनता है। ठीक है, तो ऐसा भारत में भी अभी इसकी प्रोसेस शुरू की जा चुकी है, राजस्थान में भी। अब बर्मा और अदन को एक 7वां प्रावधान था कि इंग्लैंड में भारत परिषद, जो काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल थी, उसे समाप्त कर दिया गया और अब भारत मंत्री के लिए 6 सलाहकार नियुक्त किए गए। बर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया गया। प्रांतों में मताधिकार का विस्तार 15% कर दिया गया, जो 3% तक था, अब 15%। सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। अब हरिजनों को भी शामिल कर लिया, SC को भी। ये इसके प्रावधान थे। तो बच्चों एक एक प्रावधान को आप गौर से देखिएगा, उसकी व्याख्या करने की कोशिश कीजिए कि देखो जो मताधिकार था वो धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने कभी भी एक साथ हमें मताधिकार नहीं दिया। पहले 1% था, फिर 3% बढ़ाया 1919 एक्ट में, 1915 और फिर 15%। तो आप देखिए टोटल जनसंख्या में केवल 15% हिस्सा था जो मताधिकार का प्रयोग कर रहा था। तो आप देखिए कि 1935 के एक्ट तक भी लोकतांत्रिक जैसी व्यवस्थाएं स्थापित नहीं है, क्योंकि पूरी जनसंख्या में 100% में से केवल 15% जनसंख्या यदि अपने वोट का प्रयोग कर रही है तो वो कैसा लोकतंत्र है, कैसा वहाँ का पूर्ण स्वराज्य है, वहाँ नहीं है अभी तक भी, है ना। और इसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन को अभी भी बढ़ाई जा रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि वो तो यहाँ के बांटो और राज करो की नीति ही उनका मेन उद्देश्य था। यहाँ के हर हिस्से में वो दरार पैदा करना चाहती थी। शुरू में मोमडनों को उसमें शामिल किया, फिर उसमें एंग्लो इंडियन ईसाइयों को शामिल कर लिया, महिलाओं को शामिल कर लिया। महिलाओं को भी 1935 का अधिनियम में या 1919 के अधिनियम में शामिल किया गया था वोटिंग राइट में। और फिर हरिजनों को भी यहाँ शामिल कर लिया इन लोगों ने, कि वो एक अलगाव पैदा करना चाहते थे, सांप्रदायिकता का बीज बोके जो हुआ। भारत के विभाजन न जाने कितने टुकड़े होते, शुक्र है एक ही टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान ही बना, वरना उनके बीज तो इतने बोए गए थे कि कितने भारत में से कितने टुकड़े करवा देते।
अब देखो भारत परिषद को ख़त्म कर दिया यहाँ, भारत मंत्री के लिए 6 सलाहकार, क्योंकि भारत परिषद का वेतन अब यहाँ से ड्रॉ हो रहा था, तो उसके इंग्लैंड में उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि वो यहाँ से वेतन उठ रहा था। 1919 एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब भारत परिषद खत्म और केवल भारत मंत्री रहेगा, भारत मंत्री के 6 सलाहकार नियुक्त होंगे बस। अब इसकी समीक्षा कीजिए बच्चों। समीक्षा में ये कि 1935 के अधिनियम की भारतीयों द्वारा जबरदस्त आलोचना की गई। जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन, बार बार ब्रेक लग जाते हैं। प्रावधान कोशिश तो की थी अच्छा सुशासन दे दे, लेकिन उन्होंने कहीं अच्छे प्रावधान हमारे लिए लागू नहीं किए इस अधिनियम में भी। और इसे दास्ता का नया चार्टर कहा। मदन मोहन मालवीय ने इसे बाह्य रूप से जनतंत्रवादी और अंदर से खोखला कहा। राजगोपालाचारी इसे द्वैत शासन से भी बुरा कहते हैं। जिन्ना इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल ही अस्वीकृत कहते हैं। अब इसके दोष आते। प्रांतों को यद्यपि स्वायत्तता दी गई, किंतु व्यवहार में गवर्नरों को विस्तृत अधिकार देकर इसे सीमित कर दिया गया। प्रांत स्वायत्त है यहाँ पे, आप देखिए प्रांतों में तो स्वायत्तता दी है इन लोगों ने। प्रांतों में ऐसे स्वायत्तता दी है, एक तो द्वैत शासन समाप्त कर दिया है ना, और पूरा प्रशासन भारतीय मंत्रियों को दे दिया, जो किसके प्रति उत्तरदायी, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी। और जो मेंबर्स है उसमें भी जैसे 150 प्रांतों से निर्वाचित होंगे और 104 देशी रियासतों द्वारा मनोनीत और 6 वायसराय द्वारा मनोनीत। तो इसमें बहुमत किसका है, निर्वाचितों का। तो इसको देखे तो कि हाँ भाई अधिकार तो दिए हैं इन्होंने लेकिन एक्चुअल शक्ति, अंतिम शक्ति किसके पास रहती थी बच्चों में से, गवर्नर के पास। किसी भी कानून को यदि अंतिम रूप देना होता था तो वो गवर्नर की इजाज़त से ही होता था। दूसरा, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन न करके आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। आप देखिए यहाँ पे पूर्ण उत्तरदायी सरकार नहीं है, आंशिक उत्तरदायी सरकार है केंद्र में भी, है ना। तो ये भी एक तरीके से इनके हम कह सकते हैं कि इन्होंने पूरी तरीके से हमें ऐसी व्यवस्था देने की कोई कोशिश नहीं की जिसमें एक अच्छा सुशासन है वो हमें दे पाते सुशासन। उत्तरदायी सरकार ही नहीं है, वही जैसे 1919 के एक्ट में प्रांतों में था ना, वैसे ही आंशिक उत्तरदायी दे दी यहाँ भी। जो आधा काउंसिल गवर्नर और सी काउंसिल करेंगे, आधा मंत्रियों का हाथ में होगा। संघीय व्यवस्था दोषपूर्ण थी, इसमें भारतीय राजाओं को अनुपात से अधिक स्थान दिया। संघीय न्यायालय को अंतिम न्यायालय नहीं बनाया, उसको भी प्रीवी काउंसिल में अपील हो सकती है। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। तो ये इसकी समीक्षा दोष है जो हम देख सकते हैं। और कह सकते हैं कि इसकी यदि हम व्याख्या करें तो आपको देखिए कि जो बड़े बड़े हमारे महानुभाव मदन मोहन मालवीय ने तो इसे अंदर से खोखला कहा, और जिन्ना इसे पूर्णतः सड़ा गला कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अधिनियम भारतीयों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। और इसके बाद जो चुनाव होंगे 1935 के बाद जो विधानसभाओं के, उसमें भी ज़्यादा भारतीय बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेंगे। और आगे के सीनरियो में आप देखना फिर कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के परिस्थितियों में अगस्त प्रस्ताव आएगा, वहाँ संविधान निर्माण की बात होगी। तो ये एक कड़ी है जो यहाँ से चलती जाएगी। तो आज की वीडियो में अब इतना ही करेंगे। धन्यवाद।